हेलो फ्रेंड्स, मैं वीपी शराना आप सभी का गुरु कोचिंग सेंटर के चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आइए, जो आज हमारा टॉपिक है वो सतलज नदी है। तो आज हम सतलज नदी के बारे में पढ़ेंगे, उसके जो बने बांध है और परियोजना है उनको कवर करेंगे हम। तो आइए, तो नेक्स्ट पॉइंट है अभी हमारा, देखिए जो सतलज नदी है, सतलज नदी का उद्गम। तो देखिए सतलज नदी का जो उद्गम है, सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर झील की राक्षसताल झील से है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जो सतलज नदी है, सतलज नदी का जो उद्गम है वो मानसरोवर, और मानसरोवर झील के अंदर एक झील है जिसके अंदर क्या है, राक्षसताल झील। तो राक्षसताल झील से होता है, और ये दोनों की दोनों झीलें कहां पे है, तो इसको ब्रैकेट में कर देंगे हम तिब्बत में। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये तिब्बत में है। आइए उससे आगे बढ़ते हैं अभी। तो देखिए जो सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी में जो 5 नदियां विलय होने वाली नदियां हैं, तो उन नदी में सबसे बड़ी नदी है सतलज नदी। तो देखिएगा सिंधु नदी में मुख्य 5 नदी विलय होने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी सतलज नदी है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका सिंधु नदी में वैसे तो काफी नदियां विलय होती है इनडायरेक्टली, लेकिन डायरेक्टली जो मुख्य रूप से नदियां मानी गई है विलय होने वाली दोस्तों, तो 5 नदियां मानी गई है, जो मैं आपको इससे पहले वीडियो में करा चुका हूं, जो हमारी सिंधु नदी की वीडियो है उसमें, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं अभी। तो देखिए सिंधु नदी में मुख्य रूप से 5 नदियों में विलय होने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी है भी, सतलज नदी। तो आइए उससे आगे चलते हैं भी। तो देखो दोस्तों, अब मैं आपसे कहने लग जाऊं कि जो सतलज नदी है, सतलज नदी की मुख्य सहायक नदियां कौन सी है। तो आइए इसको भी करते हैं भी। सतलज नदी की मुख्य सहायक नदियां। तो देखिएगा भाई, जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की मुख्य सहायक जो नदियां हैं, एक तो हुआ चेनाब व व्यास नदी है। तो दोस्तों देखिएगा भी, जो आपका सतलज नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं, एक तो आपका चेनाब नदी है और दोस्तों एक व्यास नदी है जी। तो देखिएगा ये मुख्य सहायक नदियां मानी जाती है। तो आइए दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं अभी। तो देखिए जो सतलज नदी है, सतलज नदी पे जो परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। तो देखिए आइए उससे आगे चलते हैं भी। सतलज नदी पर नदी पर मुख्य परियोजनाएं
परियोजनाएं। तो देखिएगा दोस्तों, जो मैं आपको कराऊंगा, कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट्स थे कि सर आप जो नदियां हैं, नदियों के साथ साथ में परियोजनाएं भी पढ़ाते हैं। तो देखिए, जो नदी है, नदी के साथ साथ में मैं परियोजनाएं पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। तो उसमें मैंने सोचा है कि कुछ नदियां, मैं नदियों का जो बहाव है, उद्गम है और जो अंत होता है वो पढ़ा दूं, और कुछ चीजें वो पढ़ा दूं मैं आपको जो परियोजनाएं हैं। तो आइए, ये जो चला है हमारा टॉपिक है परियोजनाएं है, इससे पहले मैं सतलज नदी के बारे में एक वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। तो आइए उससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए, इस पे जो परियोजनाएं हैं, कोलडैम, नागथा, झांकरी, कोलडैम, कोल डैम परियोजना, उसके बाद में नागथा, झांकरी, झांकरी। तो देखिए दोस्तों, एक तो हुआ कोलडैम, एक हुआ नागथा झांकरी परियोजना, और उससे आगे जो है, जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट में कही जाती है, भाखड़ा नागल बांध परियोजना। वे भाखड़ा नागल बांध परियोजना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका सबसे इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो सबसे अधिक हमारा पेपर में आता है अभी, तो एग्जाम में ये भाखड़ा नागल बांध आता है। और भाखड़ा नागल बांध से क्वेश्चन ये आता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भाखड़ा नागल बांध। तो आइए दोस्तों, हम इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे और अच्छे अच्छे जो इसके क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तो आइए, इसको मैं रफ करता हूं और आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिएगा, जो हमारा भाखड़ा नागल बांध है भी, या भाखड़ा नागल बांध की जो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, और इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य आपका जो बिजली उत्पादन है और सिंचाई उत्पादन, ठीक है। आइए दोस्तों, इससे आगे बढ़ते हैं भी, भाखड़ा नागल नागल बांध एक बहुत बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। तो देखिए दोस्तों, जो भाखड़ा नागल बांध है, ये बहुत बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। तो मैं आपको इसका वर्ड समझा दूंगा। आप लोग समझते होंगे कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है। देखिए, जिस बांध के द्वारा बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जाती हो, तो उसको बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, इनसे सिंचाई भी होती है, बिजली का भी उत्पादन होता है, अभी मत्स्य पालन भी होता है, और उसके बाद में इनको वेपन के रूप में भी यूज कर सकते हैं, हथियार के रूप में भी यूज कर सकते हैं दूसरे देश के लिए। तो इनसे बहुत सारे उद्देश्य पूर्ति होती है। तो इसको इसलिए क्या कहा जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। तो दोस्तों, आइए इससे आगे चलते भी, परियोजना है जिसका मुख्य कार्य सिंचाई करना, वे बिजली का उत्पादन करना, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है, बिजली उत्पादन करना और सिंचाई करना, इसका मुख्य उद्देश्य माना गया है।
तो दोस्तों आइए इससे आगे बढ़ते हुए जो भाखड़ा नागल बांध है, भाखड़ा नागल बांध से कितना बिजली उत्पन्न की जाती है अभी, तो देखिएगा भाखड़ा नागल बांध से 1325 मेगावाट बिजली उत्पादन की जाती है। आइए उससे आगे चलते हुए भाखड़ा नागल बांध से 1325 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो देखिएगा दोस्तों, इससे 1325 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है। उससे आगे बढ़ते हैं, जो किस किस राज्य को ये सप्लाई करता है, पंजाब को, हरियाणा को, राजस्थान को। ठीक है, तो ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के 40,000 वर्ग किलोमीटर में फैले खेतों की सिंचाई की जाती है इससे। ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने आपको बता दिया कि 1325 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जाती है भाई। उससे आगे जो आपका पंजाब है, हरियाणा और राजस्थान और पंजाब हरियाणा वे राजस्थान की। तो देखिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इन तीनों को मिला के 40,000 वर्ग किलोमीटर 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने जो आपको बताया भी कि इतना इसकी सिंचाई की जाती है और इतना इसको यूज में लाया जाता है, तो आप समझ सकते हैं इसकी कितनी अहमियत होगी इस बांध की, जी भाखड़ा नागल बांध की। तो आइए दोस्तों इससे आगे बढ़ते हुए, तो देखिए भाखड़ा नागल बांध का जो निर्माण कार्य होना शुरू हुआ था, ये 1948 में इसका कार्य शुरू हुआ था। तो आइए इसको मैं रफ करता हूं भी, इसमें आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमें अपने क्वेश्चंस क्लियर करने हैं वो ऐसे क्लियर करने हैं कि आने वाले समय में जितने भी हमारे एग्जाम हो उनमें हमारे माइंड में ये क्वेश्चन सेव हो जाए और आने वाले एग्जाम में हम इनको कभी नहीं भूल पाएंगे। तो आइए उससे आगे चलते हैं। तो देखिए जो भाखड़ा नागल बांध है, भाखड़ा नागल बांध तो देखिए दोस्तों, जो भाखड़ा नागल बांध है, भाखड़ा नागल बांध ये कब बना शुरू हुआ था, इसका निर्माण कब होना शुरू हुआ था, तो ये 1948 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था भाई, यानी कि निर्माण कार्य शुरू। तो इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था अभी 1948 ईस्वी में, यानी कि सन 1948 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य होना शुरू हो गया था। आइए उससे आगे बढ़ते हैं भी, और 1963 में पूरा हुआ था। तो देखिए अब बात आती है शुरू और बात आती है पूर्ण कार्य की। तो देखिए पूर्ण कार्य जो हुआ 1963 ईस्वी में, सन 1963 ईस्वी में इसका पूर्ण कार्य हुआ था। और उसके बाद में मैं आपसे कहने लग जाऊं कि दोस्तों ये जो आपका जिसका उद्घाटन किसने किया था भाई, तो देखिए उस टाइम पे जो भारत के प्रधानमंत्री थे या पीएम थे भाई, वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो अब बात आती है उद्घाटन, यानी कि पूर्ण कार्य हो गया उद्घाटन। तो देखिए जो उद्घाटन है भी किस प्रकार से हुआ था या कैसे हुआ था, तो देखिए जो उद्घाटन किया भी वो किया पीएम JL नेहरू।
तो जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने इसका उद्घाटन किया। उससे आगे बढ़ते हैं, तो देखो उससे बाद में क्वेश्चन आता है कि इसमें कितनी लागत आई या कितना खर्चा आया। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो लगभग खर्चा आया था 245 करोड़ 28 लाख का इसमें खर्च आया था। तो देखिए इसका पूर्ण कार्य हो गया था। तो इसमें जो खर्च था, बात आती है खर्च, तो देखिए जो खर्च आया 245 करोड़ वे 28 लाख। तो देखिए दोस्तों, आप समझ सकते हैं 245 करोड़ रुपए इसमें खर्च आया था और जो आपका 28 लाख है ये खर्च आया था। ठीक है, 245 करोड़ 28 लाख रुपए इस पे खर्चा आया था। तो आप समझ सकते हैं उस टाइम पे रुपये की कितनी वैल्यू होगी या हमारा देश कितना आगे पहुंच सकता था। एक और बात मैं बता दूं कि इसमें जो कंक्रीट पत्थर का प्रयोग हुआ है, तो देखिएगा इसमें या इसके कंक्रीट पत्थर व सीमेंट से विश्व की सभी सड़कों का निर्माण किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो इसका खर्चा आया था वो इतना खर्चा आया था कि विश्व की सभी सड़कों का निर्माण किया जा सकता है। और उसके बाद में यदि हम चंद्रमा की बात करें तो दोस्तों चंद्रमा पे 5 फीट लंबी सड़क बनाई जा सकती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यदि चंद्रमा तक पहुंचा जाए तो, या यदि चंद्रमा तक सड़क बनाई जाए तो 5 फीट लंबी सड़क बनाई जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया अभी कि यदि चंद्रमा तक हमें पहुंचना हो तो चंद्रमा तक 5 फीट लंबी सड़क बनाई जा सकती है। तो इतना ज्यादा इसमें खर्च आया था। तो आप समझ सकते हैं कि भारत के अंदर कितनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं और किस प्रकार की परियोजनाएं हैं। तो आइए दोस्तों उससे आगे चलते हैं। तो देखिए भाखड़ा नागल जो बांध है, भाखड़ा नागल बांध 2 अलग अलग है, लेकिन इनको एक ही परियोजना का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, तो आइए इसको चलते आगे पढ़ेंगे भी। इसको मैं रफ करता हूं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, तो देखिए अब जो भाखड़ा नागल बांध है, भाखड़ा नागल बांध के बारे में हमने मुख्य तथ्य पढ़े, उससे आगे भी हमारे इंपोर्टेंट तथ्य है। तो देखिएगा ये है दो अलग परियोजनाएं हैं, लेकिन इन्हें संयुक्त रूप से एक माना जाता है। तो देखिएगा आप हम पढ़ेंगे वे 2 अलग अलग परियोजनाएं कैसे है या किस प्रकार से है दोस्तों। तो देखिए मैं आपसे कहने लग गया हूं कि जो भाखड़ा डैम है वो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में बना हुआ है। ठीक है, तो आइए उसको आगे चलते हैं अभी। तो देखिए भाखड़ा, तो देखो दोस्तों अब जो बात हो रही है वो खाली अलग अलग हो रही है। देखिए भाखड़ा डैम अलग है और नागल डैम अलग है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों परियोजना यानी कि जो दोनों परियोजनाएं हैं वो
अलग अलग है, लेकिन इनको संयुक्त रूप से आज भी एक माना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो भाखड़ा डैम बना हुआ है वो कहां पे स्थित है भाई, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट, भाखड़ा। भाखड़ा डैम, भाखड़ा डैम हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, प्रदेश के बिलासपुर, बिलासपुर जिले के भाखड़ा गांव में, भाखड़ा गांव में स्थित है, या हम कह सकते हैं भाखड़ा गांव में सतलज नदी, सतलज नदी पर स्थित है। तो देखिएगा भाई दोस्तों, जो हमारा भाखड़ा डैम है, ये भाखड़ा डैम कहां पे स्थित है भाई? तो देखिए भाखड़ा डैम हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है भाई, और ये किस नदी पे है? सतलज नदी पे है, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब मैं आपसे बता दूं, जो नांगल डैम है, नांगल डैम इससे कितना किलोमीटर दूरी पे है? तो देखिए जो नांगल डैम है, तो आइए इससे आगे भी चलते हैं, लेकिन नांगल डैम 10 किलोमीटर दूरी पर पंजाब राज्य में स्थित है। तो देखिएगा भाई, जो आपका यानी कि बांध है नांगल डैम, तो देखिए नांगल डैम 10 किलोमीटर की दूरी पे है, और 10 किलोमीटर की दूरी पर पंजाब राज्य में स्थित है। तो हम समझ सकते हैं भाखड़ा डैम अलग हुआ और नांगल डैम अलग हुआ। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं एक बार सभी को बता देता हूं, दोबारा से इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए भाखड़ा डैम हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के भाखड़ा गांव में है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो भाखड़ा डैम है भी, ठीक, तो देखिए जो भाखड़ा डैम है भाखड़ा गांव में, उससे आगे चलते भी तो ये किस नदी पे है? सतलज नदी पर है। अब बात आती है, लेकिन नांगल डैम 10 किलोमीटर की दूरी पर कहां पे है? पंजाब राज्य में स्थित है। तो इसलिए भाखड़ा और नांगल, तो भाखड़ा नांगल जो परियोजनाएं हैं, ये दोनों अलग अलग परियोजनाएं हैं, दोनों अलग अलग राज्य में है। तो आइए इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए भाखड़ा नांगल बांध है, भाखड़ा नांगल बांध पृथ्वी तल से सबसे अधिक ऊंचा है। तो देखिए इंडिया के अंदर, इसको रफ करते हैं दोस्तों, या फिर इससे आगे चलते हैं भी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखिएगा ये है डैम, ये है डैम, यानी कि जो आपका भाखड़ा नांगल डैम है भी, ये है डैम पृथ्वी तल से भारत का सबसे ऊंचा डैम माना जाता है, या डैम है। तो देखिए इंडिया के अंदर इससे ज्यादा डैम ऊंचा नहीं है। तो कई बार हमारा क्वेश्चन में आ चुका है एसएससी जीडी में भी, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस और आपका यूपी टेट, सीटेट और काफी सारे एग्जाम में आ चुका है कि भारत का सबसे ऊंचा डैम किसे बोलते हैं, या भारत का सबसे ऊंचा पुल कौन सा है, या बांध कौन सा है। तो देखिए बांध, जो सबसे ऊंचा बांध है वो भाखड़ा नांगल बांध है। और बहुत से स्टूडेंट्स जो जवाब देते हैं वो टिहरी बांध देते हैं। दोस्तों टिहरी बांध जो है वो पहाड़ी पे है,
यानी कि पहाड़ी पे स्थित ऊंचा बांध है वो सबसे ऊंचा टिहरी बांध। जैसे आपने देखा होगा कि जो रायसीना की पहाड़ी है, रायसीना की पहाड़ियों पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, तो ऐसे ही टिहरी बांध पहाड़ियों पे बना हुआ है। तो ये पहाड़ियों पे नहीं है, इसके नीचे कोई भी किसी प्रकार की पहाड़ी नहीं है, और ये किससे लगा हुआ है, पृथ्वी तल से लगा हुआ है। तो भारत का सबसे ऊंचा पृथ्वी तल से लगा हुआ बांध भाखड़ा नागल बांध है। तो आइए दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं अभी। तो देखिए अब मैं आपसे कहने लग जाऊं कि जो भाखड़ा नागल डैम है भी, जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है। तो इसकी जो ऊंचाई है 226 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो बात आती है इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई तो देखिए दोस्तों जो इसकी ऊंचाई है वो 226 मीटर है। तो देखिए इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो 226 मीटर हुई। और उसके बाद में उससे आगे चलते हैं। तो देखो एक मैं तथ्य आपको क्लियर कर देता हूं, जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज में आ जाते हैं, वो थोड़ा डाउट में आ जाते हैं, तो उनका मैं डाउट कर देता हूं क्लियर। देखिए टिहरी बांध की ऊंचाई इससे ज्यादा है, लेकिन टिहरी बांध इससे ऊंचा नहीं है। टिहरी बांध किस पे है अभी, पहाड़ियों पे स्थित ऊंचा बांध है। लेकिन बात क्या चल रही है, एक बार क्वेश्चन को आप रिवीजन करेंगे कि पृथ्वी तल से, तो देखिएगा अभी जो पृथ्वी तल से सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा है अभी, भाखड़ा नागल बांध है। तो इस बात को हम याद रखेंगे, अच्छे से इसको याद करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आइए उससे आगे चलते हैं। तो देखिए मैंने ये जो बताया इसकी ऊंचाई बताया और इसकी दीवार की जो लंबाई है वो कितनी है अभी। तो देखिएगा इसकी दीवार की लंबाई, दीवार की लंबाई। तो देखिए इसकी दीवार की जो लंबाई है दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसकी दीवार की लंबाई लगभग 520 किलोमीटर है, 520 मीटर है। तो देखिएगा दोस्तों जो इसकी दीवार की लंबाई है अभी 520 मीटर मानी गई है। तो मैंने ये चीजें आपको बताई, आइए हम उससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आइए अब मैं आपको बता दूं कि जो आपका भाखड़ा नागल बांध है दोस्तों, तो जो भाखड़ा नागल बांध है, भाखड़ा नागल बांध आपका 3 राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं कही जाती है। तो देखते हैं अभी कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं कही जाती है अभी। नेक्स्ट तो देखिएगा सभी स्टूडेंट्स से मेरा कहना है कि वो अपना एक नोटबुक बनाएं और नोटबुक में सारे क्वेश्चन अपने नोट करते रहे सभी, ठीक है, ताकि आने वाले समय में हमें किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आइए मैं आपको बताता हूं भी भाखड़ा नागल या ये जो परियोजना है ये है परियोजना भारत के 3 राज्यों की, भारत के 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, संयुक्त परियोजना है। अब देखिए कौन कौन सी है। नंबर 1 सबसे पहला आपका हिमाचल प्रदेश, नंबर 1। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से राज्यों की कैसे कैसे परियोजना है। तो हिमाचल प्रदेश नहीं है। तो आइए सबसे पहले देखिए एक तो आपका राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, इन 3 राज्यों की क्या है, ये संयुक्त परियोजना है। तो देखिए राजस्थान, उसके बाद में नंबर 2 हरियाणा, और नंबर 3 में हुआ हमारा पंजाब। तो देखिए 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना कही जाती है, राजस्थान, ठीक है, उसके बाद में आपका हरियाणा, उसके बाद में पंजाब। तो 3 राज्यों की परियोजना कही गई। अब उसके बाद में बात आती है कि सबसे अधिक ये आपकी किस राज्य में दूरी तय करती है अभी, यानी कि जो सबसे लंबी जो दूरी तय करती है सतलज नदी, ये पंजाब राज्य में दूरी तय करती है। सबसे लंबी दूरी सतलज नदी पंजाब, या सबसे लंबी दूरी सतलज नदी
करती है। तो देखिएगा भी दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो आपका पंजाब है, पंजाब में सबसे लंबी धुरी सतलुज नदी, ठीक है, नदी करती है। तो आइए उससे आगे करते हुए कि नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा भी हमारा, बात आगे बढ़ती है कि भी जो आपका सतलुज नदी है, सतलुज नदी पे जो डैम बना हुआ है, परियोजनाएं बनी हुई है अभी। अब बात मैं आपसे कह दूं कि भी जिससे जो एक नहर निकली है, जो भारत की सबसे बड़ी नहर मानी जाती है, आइए इसको रफ करते हैं तो उससे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए भारत की जो सबसे लंबी नहर है वो इंदिरा गांधी नहर है। और इंदिरा गांधी नहर कहां से सतलुज नदी में से निकली है भी? तो देखिए इंदिरा गांधी नहर को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट, भारत की सबसे बड़ी नहर। तो देखिए दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी जो नहर है, नहर इंदिरा गांधी नहर है। तो देखिएगा भाई दोस्तों, जो भारत की यानी कि इंडिया की सबसे बड़ी नहर है भी, वो इंदिरा गांधी नहर है। मैं आप सभी को बता दूं तो देखिएगा जो इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों, तो ये कहां से निकली है, किस प्रकार से है भी? तो देखिए इंदिरा गांधी नहर जो है भी कैसे निकली है, तो देखिएगा ये है नहर पंजाब राजस्थान राज्य से निकलती है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो आपका इंदिरा गांधी नहर है, यह नहर राजस्थान राज्य से निकलती है। तो देखिए ये भारत की सबसे बड़ी नहर मानी जाती है इंदिरा गांधी नहर। और कहां से निकली भी? राजस्थान राज्य से निकली, ठीक है। आइए अब उससे आगे चलते हुए, तो अब देखिए मैं आपसे कहने लग गया हूं कि जो इंदिरा गांधी मुख्य नहर निकलती है, किस प्रकार से निकलती है, यानी कि ये भाखड़ा नागल बांध से निकलती है, जिसका तो हम ये भी कर सकते हैं, जिसका मुख्य उद्गम भाखड़ा नागल बांध से है। तो देखिएगा दोस्तों, तो जिसका उद्गम किससे है? भाखड़ा नागल बांध से है। अब उससे आगे चलते हुए नेक्स्ट पॉइंट, तो देखिए जो भाखड़ा नागल डैम है, भाखड़ा नागल डैम का संतुलन बनाने के लिए क्या किया गया है? तो देखिए कोई भी डैम बनाया जाता है तो उसके साइड में दीवार खड़ी की जाती है दोस्तों। तो उस दीवार को रोकने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या किया जाता है? तो उसके पीछे एक झील बनाई जाती है। तो वो इज द मोस्ट इंपोर्टेंट झील है दोस्तों। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपका भाखड़ा नागल डैम है, भाखड़ा नागल डैम का संतुलन बनाने के लिए गोविंद सागर झील बनाई गई है। तो देखिएगा भाई, इस बांध का संतुलन बनाए रखने के लिए गोविंद सागर झील का निर्माण किया गया है। तो देखिएगा जो गोविंद सागर झील है भी दोस्तों, इसका निर्माण किया गया है किसका? संतुलन बनाने के लिए भी, भाखड़ा नागल बांध का। तो देखिए जो भाखड़ा नागल बांध है, इसका संतुलन बनाने के लिए गोविंद सागर झील का निर्माण किया गया है। अब देखिए जो दोस्तों गोविंद सागर झील है, गोविंद सागर झील का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो देखिए जो गोविंद सागर झील है दोस्तों, गोविंद सागर झील का जो नाम पड़ा, गुरु गोविंद जी के नाम पर पड़ा, ठीक है।
तो आप जान सकते हैं कि गुरु गोविंद जी कौन थे, इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। तो हम ये भी कर सकते हैं, आइए गोविंद सागर, गोविंद सागर झील, झील का नाम सिखों के 10वें गुरु गोविंद जी के नाम पर पड़ा था। ठीक है, तो देखिए भाई दोस्तों, जो गुरु गोविंद जी थे उनके नाम पे क्या पड़ा भी, इस झील का नाम पड़ा, और जो सिखों के क्या थे दोस्तों, 10वें गुरु थे। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपसे ये कहने लग जाऊं कि जो गोविंद सागर झील है तो ये कितना किलोमीटर में को फैली हुई है। तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं कि जो गोविंद सागर झील है ये 10 किलोमीटर यानी कि 168 किलोमीटर में को फैली हुई है। ये 168 किलोमीटर एरिया में को फैली हुई है। तो आइए उससे आगे चलते हैं अभी, गोविंद सागर झील 100। तो देखिए अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये झील इतना एरिया में को क्यों फैली हुई है और इससे क्या होता है रीजन। तो देखिए भाई 168 किलोमीटर में को ये फैली हुई है, और जिसमें 9.3 घन किलोमीटर पानी भरा हुआ है, यानी कि 168 किलोमीटर में फैली है, जिसमें 100 यानी कि 9.3 घन। तो अब देखिए मैंने आपको जो बताया 9.3 घन जो किलोमीटर में फैला हुआ है पानी, 9.3 घन किलोमीटर में पानी फैला हुआ है। तो देखिएगा अभी जो हमारा 9.3 घन किलोमीटर है इसमें पानी फैला हुआ है, तो इसलिए ये यानी कि 168 किलोमीटर में इसलिए फैली हुई है 168 किलोमीटर में, क्योंकि जो उसका संतुलन बनाया जाना है वो थोड़े बहुत पानी से नहीं बनाया जा सकता, उसके लिए काफी पानी रिजर्व किया जाता है, जिसमें झील में मछली उत्पादन भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको इतना लंबा किलोमीटर में फैलाया गया, जिसमें 168 किलोमीटर में किसी प्रकार का कोई भी पेड़ पौधा नहीं है, सबका कटान किया गया, तब इसको यहाँ पे एक रिजर्व रूप में किया गया इस झील को। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, गोविंद सागर झील। तो इससे हमारा ये क्वेश्चन भी बनता है। तो आइए दोस्तों इसको रफ करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं अभी भारत की। तो देखिए इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको आगे बढ़ते हैं अभी, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। तो देखिए उस झील का नाम है गोविंद सागर झील। तो देखिए दोस्तों गोविंद सागर झील है, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे, गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कही जाती है। तो दोस्तों अब देखिए अभी क्या हुआ था, इसको बनाने के लिए लगभग 341 जो गांव थे उन गांव के लोगों को बुलाया गया था, यानी कि 300 इसे। तो देखिए इसे निर्मित करने के लिए 341 गांवों के व्यक्तियों
को बुलाया गया था, बुलाया गया। तो देखिए इन लोगों ने इसमें श्रम किया था, यानी कि इसमें कार्य किया था। तो 341 गांवों के लोगों ने इसको काम को पूरा कराया था। वैसे तो और भी बहुत सारे व्यक्ति थे जिन्होंने इसमें काम को पूरा कराया, क्योंकि काफी दिनों में ये वर्क पूरा हुआ था। और हिंदुस्तान की वैसे भी सबसे बड़ी क्या है भी कृत्रिम झील है। तो ये दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं भी, और मैं आपको ये और बता दूं कि जो ये कृत्रिम झील है ये कहाँ पे स्थित है। तो देखिए दोस्तों ये बिलासपुर जिले में है, हम इसको कर भी सकते हैं बिलासपुर, जिला। तो देखिए ये बिलासपुर जिले में है, भारत की सबसे बड़ी झील जो है। तो आइए उससे आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है अभी कि गोविंद सागर जो झील है दोस्तों, गोविंद सागर झील के पास में नैना देवी प्रसिद्ध मंदिर है, जो हिंदुओं का और सिखों का दोनों का प्रसिद्ध मंदिर है। तो ये भी वहां का बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, इसको हम कर सकते हैं अभी। तो देखिए इस झील के पास में तो आइए उससे आगे चलते हैं दोस्तों। गोविंद सागर झील के पास में नैना देवी मंदिर है, मंदिर है। तो देखिए नैना देवी मंदिर है जो हिंदुओं और सिखों का संयुक्त मंदिर है, मंदिर है। तो देखिए दोस्तों ये हिंदुओं का और जो सिख है उनका संयुक्त मंदिर है, किसके पास में भी जो हमारी गोविंद सागर झील है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें मैंने आपको बताई जो हमारी सतलज नदी से रिलेटिव है। इससे एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं आएगा, पक्का 110% श्योर हूं मैं नहीं आने का, क्योंकि आज तक जितने आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं भी तो उन सबको ध्यान में रखते हुए ये चीजें मैंने आपको लर्न कराई है और मैंने इनको पढ़ाया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करता हूं कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और उसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों से आशा करता हूं फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।